विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षण में मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इलेक्शन हम ईवीएम से कराते हैं। ईवीएम 3 डिवाइसों का कॉम्बिनेशन होता है, सीयू, बीयू और वीवीपैट। आप यहाँ देख रहे हैं, ये सीयू है, ये बीयू है और ये वीवीपैट है। ये वीवीपैट है, बीच वाला वीवीपैट होता है, सीयू, बीयू और वीवीपैट। सीयू में कोई केबल नहीं होता है, सीयू में कोई केबल नहीं होता है। बीयू के केबल को वीवीपैट में जोड़ा जाता है, वीवीपैट के केबल को सीयू में जोड़ा जाता है। जब ये ऑन ऑफ कंडीशन में इनको जोड़ा जाता है, ऑन करने से पहले बीयू का जो नोब होता है, इसके पीछे एक नोब होता है, उसको हम ऐसे खड़ी पोजीशन में कर लेते हैं, वर्टिकल पोजीशन में कर लेते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल यूनिट को ऑन करते हैं। कंट्रोल यूनिट लगभग रेडी होने में, इस वीवीपैट और बीयू को डिस्कवर करने में, इनकी चेकिंग करने में लगभग 1.5 मिनट का समय लगाती है। वो सारी वीवीपैट और बीयू की सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ इसके डिस्प्ले पर, जो भी एरर है सारी इन्फॉर्मेशन सीयू के डिस्प्ले पर यहाँ शो होती है। शुरू करने से पहले हमने जोड़ लिया है, ऑन कर लिया है। अब इसमें जो प्रोसेस है, कैसे वोट होता है, उसको समझ लेते हैं। रेडी हो गई है मशीन। हमने यहाँ नीचे टोटल का बटन जो लगा हुआ है, टोटल का बटन मैं दिखाता हूँ। नीचे जो 5वां इसका ये होता है, यहाँ ये टोटल का बटन है। जैसे ही आप इसमें टोटल का बटन दबाते हो तो इस सीयू पे डिस्प्ले होता है 0, यानी कि इसमें कोई वोट नहीं है। ठीक है, वोट होता है तो सीआरसी के माध्यम से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने क्या देखा है, जैसे हमने बैलेट यूनिट ये टोटल का बटन दबाया है, लगभग टोटल के बटन की प्रोसेसिंग में हमारे 45 सेकंड लगते हैं। उसके बाद टोटल का बटन दबाने के बाद जैसे ही हमने बैलेट का ही बटन दबाया है, बैलेट इधर की साइड में आप बैलेट देख रहे होंगे, इस बैलेट को हम दबाते हैं तो ये लाइट जो ये सीयू में ये वाली लाइट है जहाँ मैं ये गोल कर रहा हूँ, ये रेड हो जाती है। इसको बिजी लैंप कहते हैं, रेडी लैंप कहते हैं। ये रेड हो जाती है और जब ये ऑन रहती है यूनिट, तो ये वाली जो वीवीपैट की लाइट है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, वीवीपैट की लाइट ग्रीन रहती है। ये वाली लाइट ग्रीन रहती है, जो वीवीपैट की है ये ग्रीन रहती है। और इधर जो बीयू की लाइट है, ये इधर जो लाइट है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये बीयू की लाइट ये वाली ग्रीन रहती है। ठीक है, ये वाली लाइट ग्रीन रहती है। इस टाइम मशीन वोट करने के लिए ओके है। जब मशीन वोट करने के लिए ओके है, कोई भी कैंडिडेट जब वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है तो वो क्या करता है, तो ये जो इधर ब्लू बटन दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ ये ब्लू बटन दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाले, इनमें से अपने किसी प्रत्याशी के सामने का वो बटन दबाते हैं। जैसे यहाँ ये पहले वाले प्रत्याशी का बटन दबाया गया है, ये पहले वाले का ही दबाया गया है, आप देखोगे तो इसको कैंडिडेट बटन कहते हैं। तो इसके सामने वाला जो ये लैंप है, जो ये इस तरीके के लैंप आप देख रहे होंगे, इसके सामने, इस बटन के ठीक सामने वाला जो लैंप है ये जल जाता है और वो ग्रीन जो रेडी लैंप है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ये जल जाता है। साथ साथ में ये जो है ये लैंप जला रहता है, बिजी लैंप जला रहता है, ये रेड जला रहता है। और जब वोट पड़ रहा होता है तो यहाँ ये पर्ची डिस्प्ले होती है 7 सेकंड के लिए। ये पर्ची कट के नीचे ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा, ड्रॉप बॉक्स इधर साइड में रहता है, ड्रॉप बॉक्स इस ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। उसके बाद जो ये बिजी लैंप है, ये वाला जो बिजी लैंप है और ये कैंडिडेट जो लैंप है, मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा, ये बिजी लैंप और ये कैंडिडेट लैंप 5 सेकंड की बीप के साथ बंद होते हैं। इस तरह से वोट पड़ता है। ठीक है, अब ये तो वोटिंग की प्रोसेस हो गई है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं सारी प्रोसेस जो है इलेक्शन की पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम समझते हैं। तो जैसे इलेक्शन है 14 फरवरी 2022 को यहाँ इलेक्शन प्रस्तावित है, इलेक्शन होना है। उसके लिए प्रथम प्रशिक्षण जो हुआ है वो मतदान पीठासीन और अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम का हुआ है। जिन द्वितीय और तृतीय का नहीं हुआ है उनके लिए मैंने ऑनलाइन वीडियो तैयार किया है। अब द्वितीय प्रशिक्षण जो होना है, पोलिंग पार्टी का आपस में परिचय, ये 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें जो पोलिंग पार्टी का प्रस्थान है वो 13 फरवरी से है। कहाँ से होगा इसके लिए मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप स्पष्ट यहाँ देख रहे होंगे कि नीचे मतदान की तारीख 14 फरवरी 2022 प्रातः 7 बजे से साय 6 बजे तक।
पोलिंग एजेंट नियुक्त कर छदम मतदान करना, ये पूरी प्रोसेस है, मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। जो हमारी 8 की 8 विधानसभाएं हैं, जो 8 की 8 विधानसभाएं हैं वो यहाँ आप देख रहे होंगे। यहाँ नजीबाबाद 17 नजीबाबाद से शुरू होकर 24 नूरपुर तक कुल हमारे पास 26,40,784 मतदाता हैं। आप मतदाता भी हर जो विधानसभा है उसके मतदाता सामने लिखे हैं, मैंने टोटल बता दिया है। 26,40,784 मतदाता हमारे यहाँ है। किस पार्टी कहाँ से रवाना होगी, तो यहाँ से समझ लेते हैं। 2 जगह से हमारी पोलिंग पार्टी रवाना होती हैं, जो 13 तारीख में रवाना होनी है। वर्धमान कॉलेज बिजनौर, यहाँ से 3 विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टी रवाना होंगी, नजीबाबाद, बिजनौर और चांदपुर। ठीक है, बाकी जो हमारे पास बचती हैं 5 विधानसभाएं, नूरपुर, बढ़ापुर, नगीना, धामपुर और नेटौर, इनके लिए आईटीआई से रवाना होंगी पोलिंग पार्टी। ये आप समझ गए होंगे कहाँ से रवाना होंगी, आईटीआई से। किस किस की, नूरपुर, बढ़ापुर, नगीना, धामपुर और नेटौर। पोलिंग पार्टी का प्रस्थान के बाद जो रवानगी की तिथि है वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, पोस्टल बैलेट की सुविधा। पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है उसके लिए जो ड्यूटी में कार्मिक लगे होते हैं उनको फॉर्म 12 भर के देना रहता है। उस पर अपना एक फ़ोटो, एक आईडी और जो उनकी ड्यूटी लेटर है उसकी कॉपी लगानी रहती है, फोटो कॉपी, और वो उसको सबमिट करना रहता है द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान, और तभी उनकी वोट हो जाती है। ये आप समझ गए होंगे। पोस्टल बैलेट की सुविधा इस इलेक्शन में जो है 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं, दिव्यांग और कोविड पीड़ितों को भी बैलेट की सुविधा इस बार दी गई है। ये इस इलेक्शन में विशेष प्रावधान लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं, दिव्यांग और कोविड जो पीड़ित हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। ये जो मतदान तिथि है उससे पहले ये पोस्टल बैलेट करा लिया जाएगा, बीएलओ के द्वारा उनकी पर्ची, उनका ऑप्शन लिया जाएगा, और ये प्रोसेस चल रही है। इसके बाद जो आपको लेखन सामग्री मिलेगी उसको समझ लीजिए। यहाँ से आप ये लेखन सामग्री मिलेगी, कैनवास, बैग, सादा कागज, कार्बन पेपर, बास पेपर, गोंद की शीशी, बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड के इंक की स्याही, सेफ्टी पिन, रबर बैंड, ब्लेड, सामान्य पेंसिल, लाल पेंसिल, वॉल पेन, पॉइंट पेन, ऑल पिन, पत्ता, लाख की बत्ती, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो पीठासीन का थैला मिलेगा उसमें ये मिलती हैं। जो प्रपत्र हैं वो इस तरह से मिलेंगे आपको, चेकलिस्ट, मतदान क्षेत्र की सूची, पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र जो फॉर्म 10 होते हैं, पोलिंग एजेंट के जारी किए जाने वाले पास का लेखा, दिखावटी मतपत्र, ये सारे प्रारंभ की घोषणा, पीठासीन की शादी और नंबरिंग डायरी, आयु के संबंध में घोषणा, मतदान चैलेंज मतों की सूची और चैलेंज मतों फीस, ये सारी आपको यहाँ से सामग्री वितरित की जाएगी। जो पीठासीन का थैला है उसमें ये मिलेंगी सामग्री। एएसडी मतदाताओं की सूची, मतदान को मोहरबंद करने के लिए कंट्रोल यूनिट, उनकी जो संबंधित पैकेट है, पीठासीन अधिकारी का ड्यूटी पत्र, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद यहाँ से हम समझ लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, ये सामग्री से संबंधित महत्वपूर्ण, कि किन सामग्री की, कुछ सामग्री ऐसी होती है आपको दिया गया सुसंगत भाग उसी क्षेत्र का है जिसके लिए मतदान स्थापित किया गया है, और यह भी उसी प्रत्येक ईएसडी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ समझ रहे हैं। अनुपूरक सूची सहित सही प्रकार से पूर्ण है, यानी कि वोटर लिस्ट हमें सही से देख लेनी है। यह देख लें कि पूरक मतदाता सूची के साथ में दिए गए संशोधन मूल मतदाता सूची में प्रविष्ट हैश बनाकर इंगित किए जाते हैं। यानी कि जो करेक्शन होते हैं, जो वोटर लिस्ट में करेक्शन होता है, यहाँ आप समझ लीजिए वोटर लिस्ट में जो करेक्शन होता है तो उसके वोटर क्रमांक के सामने हैश का निशान होता है, ये हैश का निशान होता है। वोटर लिस्ट के साथ प्रथम पेज पर रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। नियमावली की प्रत्येक वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ के अनुसार क्रम संख्या 1 से संख्या में, यानी कोई पृष्ठ गायब नहीं होना चाहिए। मतदाता की
मुद्रित क्रम संख्या को ओवर राइटिंग नहीं किया जाना चाहिए। आपसे संबंधित बूथ की एसडी वोटर की सूची आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बैलेट पेपर वाले वोटर की सूची, पोस्टल बैलेट वाले वोटर की सूची आपके बूथ से संबंधित है, यानी कि जो आपकी लिस्ट होगी जिन पे पोस्टल बैलेट जिन्होंने किया है उनके नाम पे पोस्टल बैलेट पीबी होगा, ये भी आप समझ रहे होंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट समझ लेते हैं पीठासीन के अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीठासीन जो अधिकारी होते हैं वो सबसे सशक्त और जवाबदेह व्यक्ति होता है उस मतदान पोलिंग स्टेशन का। पोलिंग स्टेशन में मतदाता, प्रत्याशी, अभिकर्ता और भारत निर्वाचन आयोग से अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश करने के लिए अनुमन्य होते हैं। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी अपनी सहायता हेतु पहचान आदि के लिए जैसा वे उचित समझे किसी को प्रवेश दिला सकते हैं। सुरक्षा बल पीठासीन अधिकारी के समन्वय से ही सुरक्षा प्रदान करेंगे और विपरीत परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी की आदेश जैसा जारी करेंगे उसको पालन करेंगे। कर्तव्य, जो पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य हैं उनको समझ लेते हैं कि पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त व्यक्ति होता है। उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन अपने बूथ पर संचालित कराना होता है। पीठासीन अधिकारी का प्राथमिक और महत्वपूर्ण दायित्व यही है कि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान कराए। मतदान दिवस पर मॉक पोल से लेकर सामग्री जमा करने तक पीठासीन अधिकारी के अनेक अधिकार होते हैं और उनके अनेक दायित्व होते हैं। निर्वाचन जो पोलिंग प्रोसेस के संचालन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी पीठासीन उत्तरदायी होता है, जैसे चैलेंज वोट, टेंडर वोट, आयु के संबंध में कोई विवाद, अंधे या विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए अनुमन्य करना आदि। एएसडी मतदाताओं की सूची में दर्ज मतदाताओं के आने पर उनकी पहचान, गहन छानबीन और निर्णय लेने का उत्तरदायित्व भी पीठासीन का ही होता है। समस्त निर्वाचन जो प्रोसेस है बूथ पर नियमानुसार संचालित हो, ये उत्तरदायित्व पीठासीन का ही होता है। विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों को भरने का दायित्व पीठासीन का होता है। प्रथम मतदान अधिकारी के दायित्व को हम समझ लेते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी के क्या दायित्व हैं तो यहाँ आप देख रहे होंगे, वो चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। जो मतदाता आते हैं उनको पहचानने के लिए उत्तरदायी होता है। जब मतदाता सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है तो वह उनका नाम और क्रम जोर से बोलता है जिससे एजेंट सुन ले। ये वाला यहाँ एजेंट सुन ले। एजेंट सुनने के बाद जैसी यदि कोई आपत्ति नहीं होती है तो वह द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देते हैं। यदि आपत्ति आती है तो उसको पीठासीन अधिकारी के पास भेज देते हैं। उनकी पहचान इपिक के द्वारा की जाती है। इपिक से अलग अन्य जो पहचान के लिए दस्तावेज बताए गए हैं उनसे भी पहचान की जा सकती है। कौन कौन से दस्तावेज हैं उसको हम देख लेते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी क्या करता है, जब कोई मतदाता उसके पास आता है तो वह उसका नाम और क्रम तेज से बोलता है। जैसे यहाँ शीशपाल जी आए हैं तो शीशपाल तेज से बोला गया, जिससे कोई यदि आपत्ति नहीं आती है तो वह वोटर लिस्ट में इस तरह से उसको काट देता है। और पुरुष होता है तो इस तरह से, महिला होती है तो यहाँ तिरछी लाइन भी काटता है और उनके जो क्रमांक को है उसको भी काट देता है। इस तरह से पुरुष और महिला को काटता है। ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व शुरू हो जाते हैं। जो इसके अतिरिक्त जिन जिन डॉक्यूमेंट से वो पहचान करते हैं वो क्या है, पासपोर्ट, डीएल, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, राज्य और केंद्र या किसी भी कंपनी के द्वारा जारी आईडी कार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक या डाकघर की बैंक पासबुक या किसान बही, संपत्ति का कोई दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा कोई प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त ओरिजिनल प्रति, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र ओरिजिनल, फोटोयुक्त मनरेगा का जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा का जॉब स्मार्ट कार्ड, बीएलओ पर्ची, फोटोयुक्त राशन कार्ड। यदि किसी के पास राशन कार्ड है और मुखिया आता है तो उसके अन्य परिवार के सदस्यों को भी वोट डालने की अनुमति दे दी जाती है यदि मुखिया उनकी आइडेंटिफिकेशन खुद करता है। आधार कार्ड, ये कुछ इस तरह से हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं ये दस्तावेज हैं। निर्वाचक की पहचान हेतु विशेष अद्यतन निर्देश। यदि किसी निर्वाचक का फोटो इपिक पर सही लगा है परंतु फोटोयुक्त निर्वाचक नियमावली में उसका त्रुटिपूर्ण फोटो है तो मतदाता
की पहचान इपिक के माध्यम से की जाएगी। यदि निर्वाचक का फोटोयुक्त निर्वाचक नियमावली में सही है परंतु इपिक पर गलत है तो पहचान फोटोयुक्त निर्वाचक नियमावली के आधार पर की जाएगी। यदि निर्वाचक का फोटो इपिक या फोटोयुक्त निर्वाचक नियमावली दोनों में गलत है तो निर्वाचक की पहचान अन्य अनुमन्य अभिलेखों के आधार पर की जाएगी, जिनकी चर्चा हमने ऊपर की है। द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व को हम यहाँ से समझ लेते हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व क्या है? द्वितीय मतदान अधिकारी 17A यानी कि मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। वह बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाता है जो एक्चुअल वोटर होता है। जो सहायक होता है उसकी दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर, जो प्रॉक्सी वोटर होता है उसकी बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर स्याही लगाता है। अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाया जाता है कि वे नाखून के ऊपरी सिरे से चलकर उंगली के पहले मोड़ तक सीधी रेखा में रहे। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि अमिट स्याही का चिन्ह स्पष्ट बना रहे, यानी कि वो मिटाए ना। जो हम मतदाता रजिस्टर है उस पर वो वोटर क्रमांक लिखा जाता है 17A पर, उसका वोटर का नाम नहीं लिखा जाता। निर्वाचक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगूठे के निशान लगाया जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दायां हाथ, यदि दायां या बाएं दो कोई भी अंगूठा नहीं है तो फिर बाएं हाथ की प्रथमा जो है तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, इस तरह से क्रम में चलते हैं, उनका निशान लगता है, उसको वेरीफाई किया जाता है अंगूठे को। हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए। कोई चिन्ह लगाकर ये कहता है कि मेरे हस्ताक्षर है, ये नहीं है। स्पष्ट रीडेबल जो है, जो वो करते हैं एक्चुअल, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। ESD वोटर यदि कोई आता है, यदि वो पढ़ा लिखा है तो उसके अंगूठा निशान और हस्ताक्षर दोनों कराए जाते हैं 17A में। निर्वाचक नियमावली जो हमारी रजिस्टर होता है उसके जो एक टिप्पणी यानी लास्ट का कॉलम होता है, उसमें यदि कोई इपिक लेके आता है तो उसमें हम ई और इपिक भी लिख देते हैं। और कोई अन्य कोई दस्तावेज लेके आता है तो उसके 4 अंक और उसका नाम लिखा जाता है। जैसे हम 5600 कोई लेके आया तो उसमें 56 उसके लास्ट दो आधार लाया, उसके लास्ट 4 डिजिट 5600 है तो उसमें हम आधार इस तरह से लिख देंगे। मैं लिख के आगे दिखाऊंगा कैसे। बैंक की पासबुक। जब मतदान समाप्त हो जाता है तो 17A में हमें एक लाइन खींचकर, या मतदाता समाप्त होने पर 17A में लाइन खींचकर अंतिम मतदाता का क्रमांक अंकित किया जाता है तथा यह भी लिखा जाता है कि रजिस्टर 17A की अंतिम प्रविष्टि 400 है तथा इसके नीचे पीठासीन अधिकारी स्वयं हस्ताक्षर करते हैं और उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराते हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी भी इसमें हस्ताक्षर करते हैं। ये आप समझ गए होंगे। इस द्वितीय मतदान अधिकारी मत पर्ची, जो मतदाता पर्ची होती है उसको भरकर भी देते हैं, जो जिसे ले जाकर वो तृतीय मतदान अधिकारी के पास ले जाते हैं। स्याही किस तरह से लगाते हैं हमने ये बात की है। मतदाता रजिस्टर कैसे भरते हैं इसको हमने समझा। अब यहाँ से समझ लेते हैं। कोई इपिक ला रहा है तो उसको मान लो 100 है, रजत है, वो इपिक लाया है तो हमने इपिक भर दिया है, आप देख रहे होंगे। इस तरह से हम मतदाता रजिस्टर भरते हैं। यही हम समझ लेते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियाँ, जैसे हमारे पास ये मतदाता है, मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य और समझ लेते हैं। जैसे कोई मतदाता 49A का इस्तेमाल करना चाहता है। 49A यानी कि उसने, यहाँ हम समझ लेते हैं 49A क्या है। कोई मतदाता हमारे पास आता है, प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है, प्रथम मतदान अधिकारी उसकी पहचान करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, उसको द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। उसकी एंट्री, जैसे हमने यहाँ एंट्री कर ली है द्वितीय मतदान अधिकारी की, आप यहाँ समझ रहे होंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी ने वोटर की यहाँ एंट्री कर ली है। मान लो हमारे पास 100 उसका क्रमांक है, यहाँ भर लिया है, उसके हमने हस्ताक्षर भी करवा लिए हैं, या रमन, ठीक है। अब उसका हमने इपिक लिख दिया है, यहाँ इपिक लेके वो आया है, हमने इपिक लिख दिया है। इसके बाद मतदाता पर्ची भरी और इसको हमने इसकी तर्जनी उंगली पर स्याही लगाई। स्याही लगाने के बाद हमने इसको भेज दिया है तृतीय मतदान अधिकारी के पास। तृतीय मतदान अधिकारी ने क्या किया है कि उसकी पर्ची कलेक्ट की, स्याही का निशान देखा, सब कुछ ठीक निकला, बैलेट इशू कर दिया है और उसको भेजा है कंपार्टमेंट में, जाओ और अपना वोट कर लो। मगर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के बाद ये रमन जो है वोटर है, ये कहते हैं कि मैं वोट नहीं करना चाहता। तो ऐसी दशा में इस कंडीशन को कहा जाता है 49O, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल 49O के तहत कोई भी मतदाता ये डिसाइड कर सकता है कि उसको वोट करना है कि नहीं करना, वोट डालने से मना कर सकता है।
तो जब इसने वोट डालने के लिए मना कर दिया है तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि इसकी एंट्री हमारी मतदाता रजिस्टर में हो चुकी है। तो इसको नील करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के जो अभियुक्ति वाला कॉलम है इसमें हमें टिप्पणी लिखनी पड़ेगी कि मतदाता ने वोट डालने से मना किया। यहाँ हम टिप्पणी लिख देंगे, वोटर ने वोट डालने से मना किया, और यहाँ पीठासीन अपने सिग्नेचर कर देंगे और इस वोटर के भी सिग्नेचर करा लेंगे। ये वोटर जो है इस वोटर के भी सिग्नेचर करा लेंगे। यदि वोटर सिग्नेचर नहीं करता है तो पीठासीन के सिग्नेचर भी सफिशिएंट है, या ऐसा रूल बुक में लिखा गया है कि ठीक है। इसकी एंट्री हमने यहाँ कर ली है। तो ये मतदाता रजिस्टर 17 में इसकी एंट्री हो गई है। जब हम मतपत्र लेखा 17C बनाएंगे तो इसकी एंट्री को घटाया जाएगा, क्योंकि इस वोटर ने जो जिसका क्रमांक वोटर क्रमांक 100 है, इसने वोट नहीं डाला, इसका वोट मशीन में नहीं गया है, तो इसको वहाँ घटाया जाएगा। ठीक है। अब यदि यह अंतिम मतदाता नहीं है तो फिर किसी अन्य मतदाता को यदि बैलेट भी इशू कर दिया है तो उस बैलेट पर वोट करने के लिए कहा जाएगा, और इसकी मतदाता पर्ची पर क्रमांक करेक्ट किया जाएगा। जो मतदाता उस वोट को डालेगा उसके क्रमांक को उस मतदाता पर्ची पर लिख दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद समझ लेते हैं, यदि ये अंतिम मतदाता है, अंतिम मतदाता होने की दशा में क्या किया जाएगा। यदि ये अंतिम मतदाता है तो इस कंडीशन में सीयू को ऑफ किया जाएगा, क्योंकि बैलेट इशू है, उसको निरस्त करने के लिए सीयू को ऑफ किया जाएगा। ऑफ करने के बाद जब हम सीयू को ऑन करेंगे, उससे पहले क्योंकि लास्ट मतदाता है तो उसको हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि अन्य चीजें जो वीवीपैट या बीयू उससे जुड़े हुए हैं उनको हटा लेंगे, तब उसको हम ऑन करेंगे। क्योंकि जब हम ऑन करते हैं तो 7 पर्चियां उसमें गिरती हैं, और इस घटना का भी हम विवरण पीठासीन की सादी डायरी में लिखेंगे कि ऑफ करके सीयू को ऑन किया गया यदि अंतिम मतदाता है तो। ठीक है, ऑन किया जाएगा और उसके बाद आप मशीन को सील करेंगे। तो ये वो नियम है जिसके तहत कोई वोटर मना कर देता है। ठीक है। अब हमारे पास एक ऐसा वोटर आता है, 49M का यूज हम बताते हैं। 49M क्या है, 49M का यूज यही समझ लेते हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी का ही कार्य है। कोई मतदाता हमारे पास आया है यहाँ और उस पहचान हो गई है प्रथम मतदान अधिकारी के पास, द्वितीय मतदान अधिकारी ने रजिस्टर में यहाँ एंट्री कर ली है। आप देख रहे होंगे, यहाँ मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, यहाँ एंट्री कर ली है उसका 105, यानी कि यहाँ भी कोई मतदाता होगा, मैंने छोड़ दिया है। मान लो उसका 107 वोटर क्रमांक है और उसका नाम है दिनेश। उसने दिनेश के अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। ठीक है। अब वो क्या करता है, वो अपना आधार लाया है 5600 और हमने इसके सामने लिख दिया है आधार। ये स्पष्ट है कि आधार यानी कि ईपिक लाता है तो खाली हम ईपिक लिख देंगे या 4 डिजिट लिख देंगे। कोई दस्तावेज लाता है जो ऑप्शनल बताए गए हैं उनमें 4 डिजिट अंतिम लिखेंगे और वो लिखेंगे कौन सा दस्तावेज लाया। ठीक है, इस तरह से लिख लिया है। अब ये जो मतदाता है, ये जो गोपनीयता है, मत की गोपनीयता है, उसको भंग कर रहा है या इलेक्शन का अतिक्रमण कर रहा है। तो इस ऐसे मतदाता को जो पीठासीन है वो मत करने से रोक सकते हैं। यदि पीठासीन किसी मतदाता को मत करने से रोकती हैं इलेक्शन की जो गोपनीयता है उसके भंग करने के अंतर्गत, तो यहाँ टिप्पणी में फिर लिखा जाता है कि मत की गोपनीयता भंग करने के कारण मत करने से रोका गया, और यहाँ पीठासीन अपने सिग्नेचर कर देंगे उसी कॉलम में, छोटा छोटा लिखेंगे उसी कॉलम में, यहाँ पीठासीन अपने सिग्नेचर कर देंगे यहाँ, और उस वोटर के सिग्नेचर कराएंगे। यदि नहीं करता है तो कोई बात नहीं, कि पीठासीन के सिग्नेचर मस्ट है।
इस तरह से जब हम मतपत्र लेखा बनाएंगे 17C, तो इस एंट्री को भी उसमें से घटाया जाएगा क्योंकि ये वोट भी मशीन में नहीं पहुंचा है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से एक बात और आपको समझ लेनी है, क्योंकि मशीन में नहीं पहुंचा है, यदि बैलेट इशू हो जाता है तो वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने 49O के लिए अपनाई थी। अंतिम है तो ऑफ करके ऑन करेंगे, सबको हटा देंगे इसके। ठीक है, तो ये दो केस आप समझ गए होंगे कि पीठासीन जो मोटर को रोकते हैं उनके लिए कैसे करेंगे। ये विशेष परिस्थितियां हैं, सब जगह ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हम एक विशेष परिस्थिति और समझ लेते हैं कि यदि कोई वोटर आता है, वोटर के आने के बाद वोटर प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंचता है। प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंचने के बाद उसकी पहचान हो जाती है, कोई चैलेंज नहीं आता है। चैलेंज नहीं आया है, उसके बाद हमने क्या किया है कि उस द्वितीय मतदान अधिकारी ने एंट्री कर ली है रजिस्टर में उस वोटर की, यानी कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस कॉलम में मैं आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ। यहाँ उसका नाम लिख दिया गया है। मान लो कि वो 150वां क्रमांक है उसका, यहाँ 150 उसका क्रमांक लिख दिया गया है। उसके हस्ताक्षर हमने यहाँ करा लिए हैं, वरुण उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वो हमारे पास बैंक की पासबुक लाया है और उसके बैंक की जो अकाउंट नंबर है उसके अंतिम 4 डिजिट हैं 2515, और यहाँ लिख दिया है PNB। ठीक है, बैंक का नाम लिख दिया है। अब यहाँ अब क्या हुआ है, ये वोटिंग कंपार्टमेंट में पहुंचा है। पहुंचने के बाद ये कहता है कि जो मैंने वोट डाला है A को और पर्ची निकली है B की, मगर ऐसा होता नहीं है। यानी कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि मैं वोट A को डाल रहा हूं, पर्ची B की निकल रही है। पीठासीन से आके कहता है, तो ये रूल जो है 49MA के अधीन MA सब रूल D, ये वाला है 49MAD। ठीक है, इसके तहत वोटर को दूसरा मत, टेस्ट मत देने की अनुमति दी जाती है, मगर सभी वोटर नहीं, किसी को भी दी जा सकती है, मगर उसके पीछे प्रावधान है। यदि वोटर का चैलेंज गलत निकलता है, यानी कि जो वोट टेस्ट वोट 49MA के तहत कोई वोटर करता है और उसका चैलेंज गलत निकलता है तो उसको जेल भेजा जाता है, उसको आर्थिक दंड भी दिया जाता है। ये आप समझ लीजिए। यानी कि यदि कोई वोटर 49MA का यूज करेगा और उसका दावा गलत निकलता है तो वह जेल जाएगा और उसको आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन कहता है 49MA यदि कोई यूज करता है तो। ठीक है, अब लिखित में एक प्रपत्र होता है, वो भर के देना रहता है। मैं आगे प्रपत्र दिखाऊंगा 49MA का, तो उसने भर के दे दिया है। उसके बाद पीठासीन जो अधिकारी हैं, यानी कि इनकी जो वोटर संख्या है हमने फिर यहाँ लिख दी है और उनके सिग्नेचर फिर हो गए हैं वरुण कुमार जी के। और यहाँ अब वोटिंग कंपार्टमेंट में पीठासीन गए हैं, पोलिंग एजेंट गए हैं और वो मतदाता वरुण कुमार खुद गए हैं और उन्होंने मान लो क्रमांक 1 पर जो है कैंडिडेट, यहाँ क्रम हमने लिख दिया है 1 जिसको उन्होंने वोट दिया है, और अभ्यर्थी का नाम जो है वो हमने लिख दिया है जो नाम है मान लो कि अमर। ठीक है, अमर को इन्होंने वोट दिया है। ठीक है, यहां फिर से पीठासीन अपने सिग्नेचर करेंगे और वो वोटर भी अपने सिग्नेचर कर लेगा। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद यदि इनका दावा निकलता है सही तो पोलिंग प्रोसेस रोक दी जाती है और हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है। यदि इनका दावा, वरुण कुमार जी यानी ऐसे वोटर का दावा निकलता है गलत, तो इनको भेज दिया जाता है जेल और जो भी निर्णय होता है आर्थिक दंड या जैसा भी वो इनको लेना होता है। अब क्योंकि ये वोट जो है एक्स्ट्रा डाला है इसने, तो इस वोट को काउंटिंग के समय घटाया जाएगा। तो इस वोट का, यानी कि ये जो टेस्ट वोट है इसकी चर्चा हमें करनी पड़ेगी कहाँ, मतपत्र लेखा 17 जब C बनाएंगे हम मतपत्र लेखा में इसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इसको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाते हैं मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि कैसे इसको दिखाते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। ये विशेष परिस्थितियां थी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे की प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। ये भी यहाँ भी दर्शाया गया है कि किस तरह से हमें लिखना है। यदि इपिक लाता है तो 4 डिजिट, खाली हम इपिक भी लिख सकते हैं। यहाँ सिग्नेचर फुल होंगे। मतदाता रजिस्टर भरने के बाद हमें मतदाता
प्रमाण पत्र भी देना रहता है। ये 17A के संबंध में पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी का प्रमाण पत्र, ये इस तरह से भरना रहता है। क्या मतदाता द्वारा पहचान सिद्ध करने हेतु दिए गए अभिलेख की उनके नंबर सहित जांच की गई है? हाँ, की गई है। इसमें भरते रहते हैं हम, इस तरह से प्रमाण पत्र लास्ट में देना रहता है। ये आप समझ गए होंगे। हाँ, क्या मतदाता फोटो पहचान पत्र के अंक किए गए हैं? हाँ, ये सब हाँ हाँ करने के बाद नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर करते हैं, ये मतदाता को देना रहता है। विशेष परिस्थितियों की जो बात की थी वो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली है। यहाँ ये है कि यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने या स्याही लगाने से इनकार करता है तो वह वोट देने के लिए उसको अधिकृत नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थितियां की मैंने आपसे चर्चा कर ली है। मतदाता द्वारा मत न डालने का निर्णय, ये भी चर्चा की है। मत की गोपनीयता भंग करने का प्रयास, ये अभी चर्चा की है। इसके बाद मतदान अधिकारी तृतीय के हम कार्य और दायित्व को समझ लेते हैं कि मतदान अधिकारी तृतीय के क्या कार्य और दायित्व हैं। तो आप समझ गए होंगे वैसे तो प्रोसेस में कि ये कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। अमिट स्याही जो मतदाता की वोटर की उंगली पर लगी है उसकी जांच करता है, सही से लगी है नहीं लगी है। जो पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी देता है उनको कलेक्ट करता है, उनकी गड्डियां बनाकर रखता है, क्योंकि ये जो पर्चियां हैं ये कलेक्ट होकर सांविधिक लिफाफों में जाती हैं। तो इनको कलेक्ट करना, सीरियल वाइज कलेक्ट करना। इस बात का भी यह ध्यान रखते हैं कि क्या व्हीप की आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि वोट तभी पड़ा माना जाएगा जब बीप की आवाज़ आएगी, पर्ची नीचे कट के गिरेगी और उसके बाद ही बीप की आवाज़ आती है, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया है। बीप की आवाज़ न्याय एवं कंट्रोल यूनिट का बिजी लैम्प न बुझ जाए तब तक यह नहीं माना जाता कि वोट पड़ा है। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरह से प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर क्या करना चाहिए, तो इसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अपने मतदान केंद्र का भली भांति निरीक्षण कर लें। अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों को मतदान केंद्र का लेआउट बताते हुए निम्न बातें अवश्य सुनिश्चित कर लें। मतदाताओं के पृथक पृथक प्रवेश और एग्जिट हो। यदि एक ही दरवाजा है तो बांस या रस्सी की सहायता से आने जाने का मार्ग अलग किया जाए। मतदाता के प्रवेश करने से लेकर मत देकर बाहर जाने तक आवागमन आसानी से हो सके, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जो पोलिंग एजेंट के बैठने का स्थान इस प्रकार से है कि वह मतदाताओं को प्रवेश करते समय भली भांति देख सके, तब पीठासीन व अन्य मतदान कर्मियों की गतिविधि और संचालन को सही संपूर्ण क्रिया भी देख सके। बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार की जाती है। यानी कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के जो उम्मीदवार या एजेंट होते हैं वो सबसे पहले उन्हें वरीयता दी जाती है। मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवारों को दूसरी, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवार और अभिकर्ताओं के लिए रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार और फिर निर्दलीय। इस क्रम में पोलिंग एजेंट को बैठाया जाता है। इसी क्रम में जो हमारे बैलेट तैयार होता है उसमें भी जो अल्फाबेटिकली नाम होते हैं वो इसी क्रम में रहते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय दल हैं उनके उम्मीदवारों के होते हैं, फिर राज्य वालों के होते हैं, फिर अन्य राज्य वालों के होते हैं अल्फाबेटिकली, फिर गैर मान्यता प्राप्त दलों के होते हैं और फिर निर्दलीय जो दल हैं उनके उम्मीदवारों के होते हैं। कुछ आदर्श जो मतदान केंद्र की व्यवस्था है कुछ इस तरह से होती है, आप देख रहे होंगे इस तरह से कंपार्टमेंट बनाया जाता है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इस तरह का लेआउट, पोलिंग डे का इस तरह का लेआउट है, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, मतदान की पूर्व संध्या पर क्या करें। किसी भी दशा में किसी के बैठने की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि मत की गोपनीयता भंग होने की संभावना हो। मतदान केंद्र में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होगी। मतदान केंद्र व उनके आसपास 200 मीटर तक की परिधि में किसी राजनीतिक दल या कैंडिडेट की सामग्री, बैनर, फोटो, पोस्टर और नारे आदि नहीं होंगे, उनको हटवा दिया जाएगा। मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर जो कार्य हैं उनको और एक बार पुनः अपने साथ लाई गई सामग्री को चेकलिस्ट से के अनुसार देख लें, यानी कि वहाँ सतर्कता यही है, उसे देख लें ताकि कोई कमी हो तो समय रहते उसका निस्तारण किया जा सके। सामग्री जांच करते समय यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट
के माध्यम से सामग्री की कमी को पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि जो पोलिंग पार्टी होती है उसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट निर्धारित किए जाते हैं। मतदेय स्थल पर रात में विश्राम करते समय सीयू को ऑन नहीं रखेंगे, बल्कि ऑफ मोड में रखेंगे। ये आप ध्यान रखें, जब भी सीयू को ऑन करें उसको ऑफ कर ही दें। यदि उचित रहता है कि दल के सभी सदस्य परस्पर अपने दायित्व, भूमिका और संचार के बारे में विचार विमर्श कर लें। यदि समय रहता है एक बार विचार विमर्श कर लें, ओरली अपने साथियों से उनके दायित्व के संबंध में जानकारी कर लें। ये पीठासीन का काम है, पूछ ले कि आपका क्या काम है। ओरली, बात बात में, सीधा नहीं पूछना है, ताकि किसी को कोई शंका हो तो आप आपस में उसका समाधान कर लिया जाए। संपूर्ण मतदान सामग्री और ईवीएम रात्रि आवास में अपनी अभिरक्षा में रखें। किसी से भी खाना आतिथ्य ग्रहण न करें, केंद्र के बाहर न जाएं और न ही किसी का आतिथ्य स्वीकार करें। ऐसा पाए जाने पर गंभीर दंड दिया जाता है, ये भी आप समझ लीजिए। आपको विभिन्न मतदान अभिकर्ताओं के कार्यों की जानकारी हो जाने के पश्चात यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में की जाने वाली कार्रवाई को और उस कार्य को उस समय भरे जाने पत्रों की भली भांति जानकारी हो, इसको भी हम समझ लेते हैं। वेबकास्टिंग क्या होती है, इसको भी जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के निर्णय लिए गए हैं। वेबकास्टिंग केवल कुछ चुने हुए मतदान केंद्रों में ही की जाती है। इसका प्रयोग प्रयोक्ताओं के लिए जागरूकता के लिए भी किया जाता है। वेबकास्टिंग के लिए मतदान केंद्र में विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट कनेक्टिविटी अपेक्षित है। मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के दौरान कैमरे को ऐसी रीति में लगाया जाना चाहिए कि निम्नलिखित की स्पष्ट दृश्यता ग्रहण हो सके। कतार में मतदाता, मतदान अभिकर्ता द्वारा मतदाता की पहचान प्रक्रिया, उंगली पर अमिट स्याही लगाना, मतदाता की संतोषजनक पहचान के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट को चालू किया जाना। जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है, मत डालने के लिए बैलेट यूनिट के पास मतदाता का जाना, जिसमें कैमरे में बैलेट यूनिट के ऊपर वाले भाग को कवर नहीं किया जाना चाहिए, ताकि सभी स्थितियों में मतदाता की गोपनीयता सुरक्षित रखी जा सके। यह भी बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि मतदान केंद्र में वेब कैमरा प्रयोग में है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेबकास्टिंग के लिए उपयुक्त ढांचे में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जाए। मतदान के दिन की गतिविधियों को हम समझ लेते हैं। मतदान दिवस के प्रातःकालीन क्रियाकलाप, मतदान के समय के क्रियाकलाप, मतदान के पूर्ण होने के क्रियाकलाप, इनको इस तरह से कुछ बांटा गया है। तो सबसे पहले हम मतदान दिवस के प्रातःकालीन क्रियाकलापों को समझ लेते हैं। इसमें प्रातः किए जाने वाले ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिनकी व्यवस्था का आरंभ हम एक दिन पूर्व शाम को करना आरंभ करेंगे। वे पूर्ण मतदान के दिन प्रातः मतदान प्रारंभ होने से पूर्व ही होंगे। इसमें मतदान का कक्ष की व्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, मतदान दल के अधिकारियों की बैठक व्यवस्था, मतदान के लिए प्रवेश, ये सारी एजेंट बनाना, उनका एजेंट का चिन्हीकरण हम शाम को ही कर लेंगे। दिखावटी मतदान, विभिन्न सूचनाओं का प्रदर्शन, मशीन की सीलिंग आदि शामिल है। एजेंट बनाना, विभिन्न एजेंट शाम को ही चिन्हित, ये हमने बात की है, प्रारूप 10 पर भरा जाता है। एजेंट बनाने की प्रक्रिया, इसके बाद हम जो मानक उसमें रख देते हैं, ये थोड़ा उल्टा रखा हुआ है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये वीवीपैट जो आप दिख रहा है, वीवीपैट को हम बाएं रखते हैं। जो मतदान हमारा, ये वीवीपैट इधर से रहेगा, इधर की साइड वीवीपैट रहेगा, और ये जो हमारी ये यूनिट है बैलेट यूनिट, ये हमारी इधर रहेगी, दाएं साइड बैलेट यूनिट रहेगी और बाएं साइड हमारा वीवीपैट रहेगा। मतदान यानी जो वोटिंग कंपार्ट बनाएंगे उसमें जो मॉक पोल करेंगे 90 मिनट पहले करेंगे, यानी कि 5:30 बजे करेंगे। यदि दो एजेंट की उपस्थिति में करेंगे। यदि पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं 15 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद यदि फिर भी नहीं आते हैं तो अपनी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के सामने करेंगे। कोई पोलिंग एजेंट बाद में आता है तो उसको प्रक्रिया में शामिल कर लेंगे और बाद में उसकी नियुक्ति करेंगे, सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद। फिर उसके बाद उसी कक्ष में जहां उनको रखना है, मशीन को जहां रखना है एक्चुअल वोटिंग के लिए, वहीं उनको रख के मॉक पोल किया जाता है। वीवीपैट को ऑन करेंगे। ऑन करने से पहले वीवीपैट को हम दिखा देंगे कि उसके अंदर कोई पर्ची नहीं है, शून्य दिखाएंगे। यदि शून्य नहीं है तो सीआरसी करेंगे, सीआरसी हुई हुई मशीन रहेंगी, एजेंट के सामने सीआरसी करेंगे, ये भी आप समझ गए होंगे। कम से कम 50 वोट डलवाएंगे। हर एक कैंडिडेट को वोट डलना चाहिए नोटा सहित, यहाँ आप समझ रहे होंगे। जब आप मॉक पोल कर देते हैं, यानी कि
मॉक पोल करने जो हमने पोलिंग एजेंट के सामने किया है उसके रिजल्ट को हम मैच करते हैं, मॉक पोल प्रमाण पत्र भरते हैं। रिजल्ट को मैच करने के लिए मॉक पोल प्रमाण पत्र में ही हम सबसे पहले भर लेते हैं कि किस कैंडिडेट को हमें कितने वोट देने हैं, कम से कम 50 वोट का मॉक पोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम उन पर्चियों को निकाल लेते हैं, उसके बॉक्स में आगे दिखाऊंगा कहाँ बॉक्स रहता है, उसमें पर्चियाँ निकाल लेते हैं, उन पर्चियों को अलग अलग छाट के रख लेते हैं किसको कितने वोट दिए हैं। फिर हम एजेंट के सामने सीयू के रिजल्ट और अपने जो इशू बैलेट हैं उनको मैच करते हैं प्रमाण पत्र के अनुसार। रिजल्ट जब मॉक पोल कर लेते हैं, मॉक पोल कर लिया है उसके बाद हम क्लोज कर लेते हैं। तो हमने क्लोज किया है तो आप समझ रहे हैं यहाँ सीआरसी साथ साथ चल रही है। तो हमने क्लोज किया है, यहाँ से आप देखोगे हमने क्लोज किया है, क्लोज हमने किया है तो सीआरसी का पहला स्टेप हो गया है। अब जब हम रिजल्ट मैच करेंगे तो रिजल्ट ये सीआरसी का दूसरा स्टेप हो गया है। इसके बाद जब हम मॉक पोल को क्लियर करेंगे तो सीआरसी का तीसरा स्टेप हो गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीआरसी करने में ही आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे, इसलिए जब आप मॉक पोल को क्लोज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं तो सीआरसी अपने आप हो रही है। उसके बाद आपको सीआरसी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब आप सीआरसी कर देते हैं, एक बार जीरो का बटन दबा के दिखाएं कि टोटल जीरो है, टोटल का बटन दबा के दिखाएं। फिर हम उसके रिजल्ट सेक्शन को सील करते हैं, मॉक पोल के बाद सीयू के रिजल्ट सेक्शन को सील करते हैं और जो पर्चियां उसमें से निकली हैं उनको काले लिफाफे में रखकर पर्चियों के पीछे मॉक पोल की मोहर लगाएंगे। मॉक पोल की मोहर उस पर सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करेंगे। जो पीछे पर्चियां निकली हैं, जो स्टेटस बताने वाली पर्चियां हैं, उन 7 पर्चियों को भी उसी में रख देंगे, उसको लाख से सील कर देंगे। उस लिफाफे पर अपनी विधानसभा, अपना पोलिंग स्टेशन का नाम, पीठासीन अपने हस्ताक्षर और जो मतदाता पोलिंग एजेंट हैं वो अपने हस्ताक्षर करके उसमें रख देंगे। फिर उसको प्लास्टिक के डिब्बे में रख के उसको सील किया जाएगा पिंक पेपर से, उसके ऊपर भी फिर पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। सीयू को ऑफ करेंगे, जब सीलिंग कर रहे होंगे तो सीयू ऑफ रहेगा। ऑफ होने के बाद टोटल भी हमने दिखा दिया है। अब उसके रिजल्ट सेक्शन को सील करते हैं, कैसे सील करते हैं ये हम आगे भी देखेंगे। प्रमाण पत्र भरते हैं तो इस तरह से ये मॉक पोल प्रमाण पत्र रहता है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते हैं। मैं एक बार आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ कैंडिडेट के नाम लिखे रहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से कैंडिडेट के नाम लिखे रहते हैं। नाम, उसके बाद जितने वोट देने यहाँ लिख लेते हैं। रिजल्ट जो प्रदर्शित होता है यहाँ, बैलेट की पर्ची यहाँ, यदि 4 और 5 कॉलम मैच होता है तो यहाँ हाँ लिखते हैं और यहाँ जो है एजेंट अपने सिग्नेचर कर देते हैं। इस तरह से आप यहाँ जो ये है भरोगे प्रमाण पत्र भरने के बाद यहाँ एक कंडीशन और हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम पूरी इलेक्शन प्रोसेस समझ रहे हैं। यदि मॉक पोल से पहले हमारी ईवीएम यानी कि ईवीएम की कोई भी डिवाइस खराब होती है तो हमें ये प्रमाण पत्र भरना रहता है। कैसे भरते हैं इसके लिए वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। कोई भी ईवीएम की कोई भी डिवाइस खराब होती है, सीयू बीयू वीवीपैट, उसको या उसकी बैटरी चेंज होती है तो उसको आप समझ रहे होंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने बदला जाता है। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं को इन्फॉर्म किया जाता है पहले। यदि एक्चुअल वोटिंग में खराब होती है मशीन तो हम ये वाला प्रमाण पत्र भरते हैं जो आप ये देख रहे होंगे, ये प्रमाण पत्र भरते हैं। अब हम कंट्रोल यूनिट की सीलिंग को समझ लेते हैं, कैसे सील करते हैं कंट्रोल यूनिट, इसको हम समझ लेते हैं। कंट्रोल यूनिट की सीलिंग क्या है? तो कंट्रोल यूनिट की सीलिंग के लिए हमें क्या करना रहता है, इस तरह से कंट्रोल, इसके अंदर 2 दरवाजे होते हैं, आप देख रहे होंगे। इनर डोर है, इनर डोर में हम पिंक पेपर सील लगाते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। इसमें जो हमारा ये पेपर सील लगाते हैं, इसमें ग्रीन वाला जो ये निशान है ये ऊपर रहता है, ऊपर वाले विंडो में शो होता है, और ये ग्रीन वाला ऊपर, रेड वाला नीचे, इस तरह से लगा लेते हैं। इनर डोर बंद कर देते हैं। इनर डोर बंद करने के बाद, जब इनर डोर बंद कर दिया है उसके बाद हम आउटर डोर बंद करते हैं और ये ABCD सील इस तरह से बाहर दिखती है। मगर इससे पहले एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है। उसको क्या ध्यान रखना है, उसको यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ एड्रेस टैग लगाया जाता है। जब आप इनर डोर बंद करोगे तो यहाँ क्लोज बटन पर, यहाँ जो क्लोज बटन है इसके ऊपर एक एड्रेस, स्पेशल एड्रेस टैग लगाया जाएगा। धागे से बांधा जाता है और धागे से बांधकर आप ये समझ रहे होंगे जब हम इनर डोर क्लोज कर देंगे तो इनर डोर क्लोज करने के बाद एक यहाँ जो ये छेद दिखाई दे रहा है, जहाँ ये है, ये छेद होता है। इस छेद में कोई धागा निकाल के गांठ बांध के उस धागे को लाख से सील कर देते हैं और
वो स्पेशल टैग इस तरह से लगाते हैं कि क्लोज का बटन उसमें से दिखता रहना चाहिए, मैं आगे दिखाऊंगा, दिखता रहना चाहिए। और फिर उसके बाद हम ये आउटर डोर बंद करते हैं। अब फिर हम ए का ये जो संशोधित पेपर सील है ए बी, इसमें से ए का वैक्स हटा के यहाँ चिपका देते हैं, ठीक है, आगे आप देख रहे होंगे। उसके बाद बी का वैक्स हटाकर ए के ऊपर चिपका देते हैं, इस तरह से ए का चिपकाया है, बी का चिपकाया है, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ ये सीरियल नंबर ऊपर आता है, ये सीरियल नंबर आपका ऊपर आ जाता है। इसी पर यदि पोलिंग एजेंट बीच में आए हैं तो उनके सिग्नेचर हम यहाँ ऊपर करा लेते हैं, पीठासीन अपने सिग्नेचर करते हैं इसके ऊपर, यहाँ सील, ये नंबर दिखता रहना चाहिए, ये इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। अब हमने रिजल्ट सेक्शन सील कर लिया है, उसके बाद हम वीवीपैट के जो ड्रॉप बॉक्स है, यहाँ ये ड्रॉप बॉक्स है, इसको सील करेंगे। तो यहाँ ये जो यहाँ टैग लगा के, यहाँ टैग लगा के एड्रेस टैग वीवीपैट के लिए जो मिलेंगे दोनों जगह सील करेंगे लॉक के द्वारा, और ये हमें मॉक पोल के तुरंत बाद ही हमें सील कर देने चाहिए। इस तरह से सील कर देते हैं टैग से, यानी कि हमने इसका जहाँ जहाँ से रिजल्ट एक्सेस हो सकता था, यानी कि यहाँ से जो पर्चियाँ आके गिरती हैं ये हमने सील कर दिया है, और हमने सीयू का रिजल्ट सेक्शन सील कर दिया है जहाँ से हम रिजल्ट एक्सेस कर लेते थे। अब हमारी जो मशीन है वो रेडी हो गई है एक्चुअल पोल के लिए। तो एक्चुअल पोल हमारा नियत समय पर मशीन संचालित हो जाती है। कौन कौन उसमें प्रवेश कर सकते हैं इस पर भी एक झलक देख लेते हैं कि मतदाता, पोलिंग एजेंट, कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, चुनाव आयोग द्वारा मीडिया कर्मी, उनके पास प्रमाण होना चाहिए, लोक सेवक, सार्वजनिक जो ड्यूटी पर लगे हैं, हायर अथॉरिटीज, मतदाता के गोद का बच्चा, दिव्यांग का साथी, ये प्रवेश कर सकते हैं उसमें। इसके बाद विभिन्न प्रकार की समस्यात्मक चैलेंज वोट को हम समझ लेते हैं। चैलेंज वोट क्या है? चैलेंज वोट या निवेदक मत जो है उसको समझ लेते हैं, यानी कि कोई मतदाता आता है, मतदाता आने के बाद प्रथम मतदान अधिकारी उसका नाम और क्रमांक जोर से बोलते हैं पहचान के लिए, पोलिंग एजेंट उस पर ऑब्जेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको चैलेंज कर देते हैं कि ये वो मतदाता नहीं है, तो उसको मतदान की प्रक्रिया चलती रहती है, उसको पीठासीन जी के पास भेज दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं, उनकी संक्षिप्त